नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम मिशन अभ्यास जो टेस्ट नंबर 26 है, आज उसका एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं। एक तरफ क्वेश्चंस होंगे, एक तरफ उसका एनालिसिस होगा और इस तरह से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 1 है, रियासतों के एकीकरण से पूर्व भारत के में कितने कितने श्रेणियों में राज्य बांटे हुए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। इसका अगर हम दोस्तों एनालिसिस देखें तो इसका एनालिसिस है, रियासतों के एकीकरण से पूर्व भारत के रियासतों के एकीकरण में पूर्व में भारत में 4 श्रेणियों में राज्य बांटे गए थे। श्रेणी नंबर 1 में इसमें उन राज्यों को रखा गया था जो वायसराय के अधीन आते थे। श्रेणी नंबर 2 बी, इसमें एक या एक से अधिक रियासतों से अलग बनने वाले राज्य को रखा जाता था। श्रेणी नंबर जो 3 था उसमें उन राज्यों को रखा गया था जो चीफ कमिश्नरी या जो आयुक्त प्रांत थे, कमिश्नरी थे, उन्हें रखा गया था। और जो श्रेणी नंबर डी था उसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, एस्केधर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन है, इसका गठन जून 1949 को हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की सिफारिश की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि एस्केधर जो हुआ आयोग था वो जून 1948 को उसका गठन हुआ था और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना करने की सिफारिश इस आयोग ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन जेबीपी समिति से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पट्टाभाई सीतारामैया। तो इसका राइट आंसर है केवल 2 और 3। एक ऑप्शन जेबी कृपलानी जी इसमें नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जेबीपी समिति दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया जी थे इसमें, और भाषा के राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर बनाना इसका व्यवहारिक था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, जेबीपी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, इसका गठन दिसंबर 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है, इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की सिफारिश की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है फजल अली, ऑप्शन नंबर 2 है पोट्टी श्रीरामुलु, और ऑप्शन नंबर 3 है के.एम. मणिक्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, 1 और 3, फजल अली और के.एम. पडिक्कर, जिसमें पोट्टी श्रीरामुलु नहीं थे। इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फजल अली आयोग राज्य और पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 में हुआ था। फजल अली आयोग एवं अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और एम पडिक्कर। समिति ने राज्य पुनर्गठन के लिए 4 कारकों की पहचान की थी। देश के एकता एवं सुरक्षा की अनुसंरक्षण एवं संरक्षण करना, भाषा एवं सांस्कृतिक एकजुटता बनाना, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क देना, और नंबर 4 है राज्य में प्रत्येक एवं पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजना इसका संवर्धन था। इसमें राज्यों की ABCD श्रेणियों के को समाप्त कर ए और बी श्रेणी बनाई गई, जिसमें श्रेणी में राज्यों तथा बी में केंसाजी प्रदेश को रखा गया था। ए श्रेणी में राज्यों को रखा गया था, बी श्रेणी में केंसाजी यूटीज को रखा गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके अंतर्गत आया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फजल आयोग की सिफारिश की थी। फजल अली आयोग की सिफारिश की थी किस में, निम्नलिखित में से किन और किसने फजल अली आयोग की सिफारिश की थी, किसने की थी।
देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुसरण एवं संरक्षण करना, भाषाई एवं संस्कृति एकजुटता करना, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, रियासतों के एकीकरण से पूर्व में चीफ कमिश्नरी आयुक्त प्रांतों को श्रेणी बी में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी है, रियासतों के एकीकरण से पूर्व भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को श्रेणी सी में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियासतों के एकीकरण से पूर्व। भारत के रियासीकरण एकीकरण से पूर्व भारत में 4 श्रेणियों में बांटे गए थे। ए श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया था जो सीधे वायसराय से के अधीन थे। श्रेणी बी में रखा गया था उन लोगों को जो एक या एक से अधिक रियासतों से मिलकर बने थे। और श्रेणी सी में रखे गए थे चीफ कमिश्नरी में, जिसमें आयुक्त प्रांत थे। और श्रेणी डी में रखा गया था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। क्वेश्चन नंबर डी है आंसर नंबर इसका, और क्वेश्चन नंबर डी है 8 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का गठन सबसे अंत में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसका एक्सप्लेनेशन है, केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ राज्य है, एक साथ ही केंद्र शासित प्रदेश है, और उसका गठन कब किया गया था। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र व गुजरात बना था, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा व पंजाब व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सबसे पहले किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भाषाई आधार पर आपको पता ही है कि तमिलनाडु को भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग राज्य बनाया गया था। 1969 में तमिलनाडु को बनाया गया था, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था, और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सबसे अंत में हुआ था, सबसे अंत में हुआ था। तो राइट आंसर आप सब जानते ही हैं, गोवा। इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो 26 मार्च 1975 में सिक्किम को बनाया गया था, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था, 30 मई 1987 को गोवा इससे केंद्र शासित प्रदेश था इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सबसे पहले किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, और 2 जून 2004 को तेलंगाना, जो अभी सबसे लास्ट का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सबको पता ही है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू एंड कश्मीर को नया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, और एक लद्दाख को बनाया गया था, और उसके स्थान पर अब हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन एवं दादरा एवं नगर हवेली को नई यूटीज में एक करके नया यूटीज बना दी गई हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक बम्बई में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया था। इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में बुलाई गई थी। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में इसका जो पहली बैठक हुई थी, आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं कि किस पुस्तकालय में हुआ तब इसका चैम्बर, तो काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे पहले वृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, और मुस्लिम लीग में इस बैठक का बहिष्कार किया था। पाकिस्तान के लिए ये पृथक संवैधानिक बैठक की मांग की गई थी सबसे पहले 11 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद, इसमें जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो इसके स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा में स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है, सामान्यतः 1 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया था, और सामान्य 10 लाख जनसंख्या पर एक स्थान आवंटित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद जो थी वो सम्मिलित नहीं हुए थे, हैदराबाद के लोग। हैदराबाद में ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः किन समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर 2 है सिख, ऑप्शन नंबर 3 है सामान्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, तीनों मुस्लिम, सिख, सामान्य। संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, मुस्लिम लीग, सिख, सामान्य। मुस्लिम सिख के अतिरिक्त भी थे इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, एम.एन. रॉय इसके संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर बी, इसकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो संविधान सभा के मेंबर भी थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, और जो 29 अगस्त 1940 को एकल संकल्प पारित करके गठन किया गया था, और अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर 1 है गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर इसमें नंबर 1 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर अल्लादी कृष्ण अय्यर स्वामी अय्यर भी थे, कृष्णलाल मणिकांत मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला भी थे, और एन राघव माव बी.एल. मित्र के स्थान पाए गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया, और संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में टी.टी. कृष्णाचार्य को चुना गया था? ऑप्शन नंबर 1 है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन नंबर बी है कन्हैयालाल मणिकांत मुंशी, तो ऑप्शन नंबर 3 है डी.पी. खेतान, और ऑप्शन नंबर डी है एन माधवराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी.पी. खेतान। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और टी.एन. कृष्णाचार्य को इनकी मृत्यु के बाद इनका सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद कब संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1948 को, या ऑप्शन नंबर डी फरवरी 1948 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था? तो आपको सबको पता ही है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण है, सही इसका राइट आंसर बताइए। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार देखे भी गए हैं, आते भी हैं और आते भी रहेंगे आगे। कथन एक है 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। कारण इसका बी है, कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कब भारतीय संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया? 26 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, मूल संविधान में कुल 20 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन नंबर बी है, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं, 95 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना था, मूल संविधान उसको बोलते हैं, जब संविधान बनकर तैयार गया था उस समय कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी और कितने आर्टिकल थे। तो राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो इसका लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्नलिखित किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 है, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रत्यय पद संबंधित समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति, और ऑप्शन नंबर 2 वित्त एवं स्टाफ समिति। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति और उनके अध्यक्ष, एक तरफ समिति का नाम है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दे रखे हैं। तो प्रक्रिया विषयक संबंध समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वित्त एवं स्टाफ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रत्यय पद संबंधी जो थे वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। एक तरफ ये मैचिंग द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दे रखी है उसे मिलाना है आपको। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन को एक क्वेश्चन आपको मिसमैच करके देखना होता है, अगर मिल रहा है तो वो आंसर ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तरफ दे रखा है आवास समिति, दूसरे दे रखा है बी पट्टाभी स्वामी रमैया, दूसरे ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कृष्ण संचालन समिति, उसके सामने दे रखा है के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथत समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी रखा है संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति, जो कि जीबी ममलकर के थे। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवास समिति, ए बी और बी पट्टा स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो आवास समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी पट्टा स्वामी रमैया थे, और जो कार्य संबंध संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उसका के एम मुंशी थे। तो आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिखाया हमने, ये है, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर ए है राज्य संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार समिति वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 29 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी, संविधान सभा में पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम के अवर्जित और आंशिक रूप से अवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति
के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूपेन हजारिकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपीनाथ बरदोलोई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोपीनाथ बरदोई। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। 10 क्वेश्चन बचे हैं आपके। आज का कैसा एपिसोड लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान सभा की सम्मिलित समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्र को छोड़कर सम्मति उपसमिति, इनके जो वो थे अध्यक्ष वो AV ठक्कर थे। क्वेश्चन नंबर बी है, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है संघीय समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। तो सभी सही हैं। इसमें संघीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। जो संघीय समिति के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और संघीय संविधान समिति के वो जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रारूप समिति का आपको पता ही डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। कुल सत्र 11 विशेष सत्र सहित थे। प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है 11वां जो सत्र है वो 14 से 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और ऑप्शन नंबर डी है विशेष सत्र 24 जनवरी 1950 को। आपको मैं इस जानकारी के लिए बता दूं कि PCS डेट बहुत ज़्यादा पूछती है। सिविल सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सिर्फ PCS ही पूछती है और लोअर PCS में, बट जो UP PCS की में ही और जो लोअर PCS और RO ARO में पूछा जाता है, बट जो डेट्स होती हैं वो UPSC कभी नहीं पूछता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 11 सत्र थे और विशेष सत्र सहित इनमें 11 सत्र थे। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर बी है, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, जो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फारस के बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था 1906 में। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था, और द्वितीय जो ध्वज को पेरिस में मैडम कामा के द्वारा 1907 में उनके साथ निर्वाचित किए गए कुल क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रगान भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय जो गीत था भारत की संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत ने ब्रिटिश से ग्रहण किए थे? मतलब ब्रिटेन से क्या ग्रहण किया गया था? विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, इसमें से कौन सा सही पूछा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। तीनों जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के पर विश्व के संविधान का प्रभाव, जो नागरिकता, एकल नागरिकता, विधि निर्माण सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान भारतीय संविधान ने 1935 का भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के निचले स्तर के न्यायालयों पर नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3, इसके तीनों ही इसकी जो वो थे शक्तियाँ थे वो तीनों ही राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ, ये सब 1935 के शासन भारत सरकार अधिनियम से लिए गए थे।
ऑप्शन नंबर 36 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नीति निर्देशक तत्वों का उपपादन डीपीएसपी, जो 36 से 51 तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसकी एस प्लेन है। नीति निर्देशन तत्व को स्विट्जरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की पदमुक्ति, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख और उप प्रधानमंत्री, उच्च सदन का प्रधान सभापति, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान ने आयरलैंड से ग्रहण नहीं किया है? तो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। ऑप्शन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रावधान भारतीय संविधान से कनाडा से नहीं लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र की हस्ताक्षर, और ऑप्शन नंबर सी है, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। तो और ऑप्शन नंबर डी है, गणतंत्र व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए हैं? संवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य संबंधी प्रावधान, आपातकालीन उपबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, संवर्ती सूची और वाणिज्य संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के। और क्वेश्चन नंबर 40 है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत ने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है, संविधान संशोधन प्रावधान। ऑप्शन नंबर 2 है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 है, उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, संविधान संशोधन प्रावधान और उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, संविधान संशोधन प्रावधान उच्च न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से हुआ था और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तो आज का ये सेशन यही खत्म होता है दोस्तों, और कल हम इतने ही टाइम सुबह में कल के आपके पास एक वीडियो आ जाएगी, और उसके थ्रू जो भी आपकी क्वेरी हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आपको किस तरह की और टेस्ट सीरीज चाहिए यूपीपीसीएस के लिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।